हाय एवरीवन। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रिक के ऊपर जो कि सिर्फ एक दो चैप्टर में नहीं बल्कि आपके सिलेबस के बहुत सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स में अप्लाई किया जा सकता है। और इसको अगर आप सीख लेते हैं तो आप अपना टाइम तो बचाएंगे ही साथ आप अपने स्कोर को भी और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इसी ट्रिक के बारे में जानने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे अलग अलग टॉपिक पर इस ट्रिक को अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आइए आज के सेशन के पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड। और इस सवाल में कहा गया है कि एक व्यक्ति है जिसे कि 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो उसी आर्टिकल को जिसे वो बेच रहा है उसी आर्टिकल को 120 रुपए कम दाम पर खरीदे और 180 रुपए कम दाम पर बेचे पहले के मुकाबले, तो उसे 33 का लॉस होगा। तो आपको बताना है कि इनिशियल सीपी क्या है। ठीक है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 8 प्रॉफिट। Had he bought the article at rupees 120 less and sold it for rupees 180 less, there would be a loss of 33 Find the initial CP of the article. तो यहां पर करना क्या है और जो हम मेथड की बात कर रहे हैं वो मेथड कैसे अप्लाई होता है उसको पहले समझते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में कोई एक इनिशियल वैल्यू होगी और कोई उसी की फाइनल वैल्यू होगी। तो आपको इनिशियल वैल्यू लिखना है, फाइनल वैल्यू लिखना है और इनिशियल में से फाइनल को माइनस करके जो वैल्यू आ सकती है वो भी आपको सवाल में दी गई होगी, उसको प्लस या माइनस के फॉर्म में लिखना है। अब वो प्लस और माइनस कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूं। जैसे इस सवाल की हम बात करें तो इनिशियली उसे 8 का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, जो उसने एक्टिविटी की है, 120 रुपए सीपी को कम किया, 180 रुपए एसपी को कम किया, ये एक्टिविटी बाद की है। इनिशियली उसे 8 का प्रॉफिट हो रहा था। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये जो 8 होता है, 8 होता है, ये एक्चुअली में क्या होता है, 1/12। तो 1/12 का आपको प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब आप कोई चीज 12 में खरीदते हैं और 13 में बेच देते हैं। यही बात होगी। यानी कि अगर ये आपका सीपी है तो ये आपका सेलिंग प्राइस है और ये इनिशियली फाइनली क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। फाइनली आपको 1/3 का लॉस हो रहा है। तो आपको मालूम है कि 1/3 जो होता है वो 1/3 होता है, आपको लॉस हो रहा है, यानी ये आपकी सीपी है। यानी आप कोई चीज 3 रुपए में खरीद रहे हैं और 1 के लॉस में बेच रहे हैं, यानी आप उसे बेच कितने पे रहे हैं, 2 पे। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है, ध्यान से समझना। समझने वाली बात यह है कि ये जो है 12, ये 12 यूनिट है। ये जो है ये क्या है, 3 यूनिट है। बट ये इनिशियल और फाइनल सीपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनिशियल और फाइनल सीपी का जो डिफरेंस है वो सवाल में 120 है। तो यहां पर हम लिखेंगे 120। और इनिशियल और फाइनल सीपी का जो डिफरेंस है, जो कि यहां पर 13 और 2 से रिप्रेजेंट किया गया है, वो आपका 180 है। अब यहां पर एक चीज का पहले ध्यान रखना कि आपने चीजों को कम किया है, आपने 180 120 कम किया है, 180 कम किया है। तो जब आप कम करते हो ना, यानी कि ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू कम होगी। ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है, इसका डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे अगर पहले सीपी एक्स था तो आपने उसको 120 से कम कर दिया, तो अगर मैं इसका और इसका डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा, प्लस का 120। बट अगर आपने इसको 120 से बढ़ा दिया होता तो अब इसका और इसका डिफरेंस कितना आएगा, माइनस का 120। तो बस इतना याद रखना कि अगर आपने चीजों को कम किया है तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, चीजों को बढ़ाया है तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा। बस इतना से याद रखना। तो यहां पर बस पढ़ लो कि लेस है कि मोर है। अच्छा, अब एक चीज का और ध्यान रखना कि यहां पर जो 120 है और जो 180 है, इसको कभी भी सिंप्लीफाई मत करना, इसको कैंसिल आउट मत कर देना। ठीक है, अब आपका आंसर आ चुका है। कैसे आ गया सर, देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 × 2 24, 13 × 3 39, 39 और 24 का अंतर 15, 15 यूनिट। यहां पर दूसरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर होगा, 3 × 180 540, 2 × 120 240, 540 240 का डिफरेंस 300, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू 300 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। अगर एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो इनिशियल सीपी आपका 12 यूनिट था, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 × 20,
यानी कि 240। तो ये आपके इस सवाल का जवाब आ जाए। सिंपल, आसान, सरल, इजी। समझ पाए क्या मैंने कहा? कि इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस आपको दिया होगा। अब अगर आपने चीजों को इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है, उस हिसाब से प्लस माइनस साइन आपको लगाना है। अब इसी चीज को एक बार और ट्राई करते हैं तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। समझो बात को, यहां पर देखो, इसी चीज को एक बार फिर से यहां पर और ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि यहां पर सवाल आ गया, इस सवाल को ना करके पहले हम इस सवाल को करते हैं। जैसे यहां पर सवाल है कि ए टेक्स 20 days मोर देन बी टू कंप्लीट ए वर्क। ए जो है वो बी से 20 दिन ज्यादा लेता है किसी काम को करने के लिए। अगर ए अपनी कैपेसिटी यानी इफिशियंसी को 25% से इंक्रीज कर ले, बी अगर अपनी कैपेसिटी या इफिशियंसी को 33.33% से डिक्रीज कर ले, तो इस केस में ए जो है वो बी से 5 दिन ज्यादा लेगा। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि बताओ कंप्लीट वर्क को करने के लिए, पूरे काम को ए को अकेले करने के लिए कितना समय लगेगा अगर वो अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी यानी ओरिजिनल इफिशियंसी से काम करे तो। ठीक है, ओरिजिनल इफिशियंसी का मतलब जो इनिशियल उसकी इफिशियंसी होगी, क्योंकि बाद में तो उसने इंक्रीज कर लिया अपनी इफिशियंसी को। तो ए टेक्स 20 days मोर देन बी टू कंप्लीट ए वर्क if A increases his capacity by 25% and B decreases his capacity by 33.33%, A takes 5 days more than B to complete the work. Find the time taken by A alone to complete the work if he worked with his original capacity. तो समझते हैं इस बात को। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा इस सवाल में कि जो आपकी इफिशियंसी होती है, जो आपकी इफिशियंसी होती है, ठीक है, इफिशियंसी होती है, वो होता है आपका वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। तो इफिशियंसी अगर वर्क अपॉन टाइम के बराबर होता है, और वर्क अगर मैं मान लूं कि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि दोनों ही वही काम कर रहे हैं, यानी दोनों के लिए काम सेम है। तो काम अगर कांस्टेंट हो गया, वर्क अगर कांस्टेंट हो गया, तो जो इफिशियंसी होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इफिशियंसी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब यह है कि अगर इफिशियंसी का रेशियो ए रेशियो बी होगा, तो टाइम का रेशियो बी रेशियो ए होगा। उल्टा होगा, क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अगर ये नॉलेज आपको है तो इस सवाल में आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो। अगर मैं यहां पर ए के बारे में बात करूं, तो ए ने अपनी इफिशियंसी के बारे में बोला है कि उसकी इफिशियंसी 25% से इंक्रीज हो गई। 25% का मतलब क्या होता है सर? यहां पर बता रहा हूं, 25% का मतलब होता है 1/4। तो अगर उसकी इनिशियल इफिशियंसी 4 होगी तो उसने 1 से इंक्रीज कर लिया। तो अगर उसकी इफिशियंसी 4 थी तो उसने 1 से इंक्रीज करके कितना कर लिया? 5 कर लिया। तो अगर इफिशियंसी का रेशियो 4:5 है, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 5:4 होगा। किसके लिए बात कर रहे हैं? ए के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बी के लिए बात करूं, तो बी ने अपनी इफिशियंसी 33.33% से कम कर ली। तो 33.33% का मतलब क्या होता है? 1/3 कम कर ली। यानी उसकी इफिशियंसी अगर पहले 3 रही होगी, तो उसने 1 से कम कर ली, तो कितनी हो गई होगी? 2। तो टाइम का रेशियो कितना होगा बी के लिए? 2 से 3। अच्छा, तो अगर मैं यहां पर टाइम ए के लिए और बी के लिए बात करूं, तो मैं बोल सकता हूं इसका रेशियो जो है वो 5 और 4 है, और इसका जो रेशियो वो 2 और 3 है। ठीक है, यानी कि ए जो है इनिशियली इतना टाइम लेता होगा, बी जो है इनिशियली इतना टाइम लेता होगा, बाद में ए इतना टाइम लेता होगा, बी इतना टाइम लेता होगा। तो मैंने यहां पर ये बोला कि जो सवाल है, उस सवाल को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो आपको इनिशियली कितना डिफरेंस था इन दोनों के टाइम का? इनिशियली इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना था? देखो, 20 दिन का। तो यानी कि ये जो 5 यूनिट है, ये जो 2 यूनिट है, इसका डिफरेंस 20 है। तो ए क्या लेता है? ए ज्यादा लेता है ना? ए टेक्स 20 days मोर। तो यानी कि ये वैल्यू जो है ये ज्यादा है, ये वैल्यू जो है ये कम है, तो जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव आएगा। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये जो टाइम है और ये जो टाइम है, इसके बीच में भी 5 दिन का अंतर है, ए अभी भी ज्यादा ले रहा है, तो यहां पर कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अच्छा, आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो सर आपने क्या बोला था? क्रॉस करो इधर, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 15 और 8 का डिफरेंस 7 यूनिट आ गया। ठीक है, अच्छा, फिर ये हो गया 10 और ये हो गया 60, 60 और 10 का अंतर कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50 है। आपको बताना है कि भैया अगर ए अपनी ओरिजिनल इफिशियंसी से काम करेगा तो कितना टाइम लेगा? तो वो तो टाइम लेगा 5 यूनिट। तो मैंने यहां पर लिखा 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 इंटू 50 अपॉन 7, तो ये आ जाएगा आपका 250/7।
तो ये आपका ओरिजिनल इफिशियंसी से अगर वो काम करेगा तो ए को अकेले पूरा काम करने में 250/7 डेज लगेंगे। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ? एक सवाल और देखते हैं तो शायद चीजें और क्लियर हो जाएं। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, आ जाओ। अब जैसे यहां पर एक सवाल लिखा है कि इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड कैंडिडेट वाज 6:1। किसी एग्जाम में कोई सेलेक्ट होगा या तो सेलेक्ट नहीं होगा। तो अगर मैं बोलूं कि सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का जो रेशियो है वो सवाल में दिया है 6:1। ठीक है, तो इसका मतलब पहले समझ लेते हैं कि अगर मान लो टोटल 7 लोग आए होंगे, तो उसमें से 6 लोग सेलेक्ट हो गए, एक अनसेलेक्ट हो गए। यही हो सकता है भाई, कोई अगर एग्जाम दोगे तो सेलेक्ट हो गया तो नहीं होंगे, बस यही हो सकता है दो केसेस। तो इसका टोटल मैंने मान लिया कि यहाँ पर 7 है। अच्छा, अब वो सवाल में आगे बोल रहा है कि इफ 30 लेस हैड अप्लाइड, अगर 30 लोग कम अप्लाई करते उस एग्जाम के लिए, तो वो तो टोटल में से बात कर रहा है ना। तो अगर वो बोले कि इसमें से अगर 30 लोग कम अप्लाई करें और 10 लोग कम सेलेक्ट हों, यानी कि यहां जितने लोग सेलेक्ट हो रहे थे उससे 10 लोग कम सेलेक्ट हों, तो यही जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, 7:1 में। तो ये जो रेशियो है ये चेंज हो जाएगा 7:1 में, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का। आपको बताना है कि हाउ मेनी कैंडिडेट हैड अप्लाइड फॉर द एग्जाम इनिशियली, इनिशियली कितने लोगों ने अप्लाई किया था, यानी 7 यूनिट की वैल्यू मांग रहा है। तो अगर इस सवाल को हमें करना है तो हमें ये समझना है कि ये जो डेटा दिया है यहाँ पर वो सेलेक्टेड और टोटल के बीच का दिया है। तो अगर मैं यहाँ पर सेलेक्टेड और टोटल के साथ में खेलने की कोशिश करूं तो मैं बोल सकता हूं ये 6 है, ये 7 है। यहां पर देखूंगा तो ये 7 है, 7+1 यहां पर कितना आ जाएगा, 8, तो यहाँ 8 लिख दिया। अब यहां पर जितने लोग सेलेक्ट हुए थे उससे 10 लोग कम यहां पर सेलेक्ट हुए हैं, तो जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव का 10 आएगा। यहां पर जितने लोगों ने अप्लाई किया था उससे 30 लोगों ने कम यहां अप्लाई किया है, तो यहां जो डिफरेंस आएगा वो 30 आएगा। ठीक है, अब क्या करें सर, अब ध्यान से देखो। अब यहां पर बोलेंगे कि भैया ये कितना हो जाएगा 48, ये कितना हो जाएगा 49, 48 49 का डिफरेंस एक आ गया। ठीक है सर, लिख दिया। यहां पर कितना हो जाएगा 210, यहां पर ये कितना हो जाएगा आपका 80। तो 210 में से 80 गया तो ये कितना आएगा 130। आपको बताना है कि भैया इनिशियली इनिशियली कितने लोगों ने अप्लाई किया था, यानी कि 7 की वैल्यू मुझे चाहिए थी। तो अगर मुझे 7 की वैल्यू चाहिए तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 इंटू 130, तो ये मुझे वैल्यू देगा 910। तो ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है सिंपल, है आसान, है इजी। ठीक है, तो इसको जितना अप्लाई करोगे ना उतना अच्छा है। बट यहाँ पर आपको पकड़ना क्या है कि देखो इनिशियल और फाइनल का कुछ रेशियो दिया रहेगा और इनिशियल और फाइनल का कुछ डिफरेंस दिया रहेगा, वहां पर हम ये मेथड आराम से लगा सकते हैं। तो जहां जहां भी जिस जिस क्वेश्चन को आप करो और वहां पर ये फील करो कि अच्छा यहाँ पर ना इनिशियल और फाइनल का रेशियो दिया दिया हुआ है और मुझे यहाँ इनका डिफरेंस भी दिया, तो मैं इस सवाल को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कर सकता हूँ। ठीक है, तो वहां पर आप ये अप्लाई कर देना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर बोल रहा है कि ए और बी अर्न इन द रेशियो 2:1, दे स्पेंड इन द रेशियो 5:3 एंड सेव इन द रेशियो 4:1। मतलब ए और बी जो कमाते हैं वो 2:1 के रेशियो में कमाते हैं, खर्चा 5:3 में करते हैं, बचाते हैं 4:1 में। आपको दोनों की मंथली इनकम बतानी है कि क्या है। अगर उन दोनों की मंथली सेविंग का टोटल 5,000 है, तो आप यहां पर ये बोलो कि अगर यहां पर दो लोग हैं ए और बी, इनकम की बात करें तो इनकम का रेशियो बोल रहे हैं कि 2:1 है। ठीक है, अगर यहां पर बोले कि खर्चे का जो रेशियो है वो रेशियो 5:3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर मुझे मालूम है कि इनकम में से एक्सपेंस जाएगा तो सेविंग आएगा, और सेविंग का रेशियो यहां दिया है 4:1। अब सर आपने शुरुआत में बोला था कि यहां जो भी चीज रहती है डिफरेंस करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो कभी रेशियो में नहीं होनी चाहिए, सिंप्लीफाई नहीं होनी चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, वैल्यू के फॉर्म में होनी चाहिए। ये तो रेशियो है, ये 4 और 1 वैल्यू नहीं है, रेशियो है। तो क्या करें सर, तो मैंने कहा देखो 4 और 1, 4 क्या है ए की सेविंग, 1 क्या है बी की सेविंग, 4+1 कितना हो जाएगा 5 यूनिट, यानी दोनों मिलकर 5 यूनिट बचाते हैं। बट सवाल में तो 5,000 बोला है। अगर 5 की वैल्यू 5,000 है तो इसकी एक की वैल्यू कितनी होगी 1,000 होगी, और 4 की वैल्यू कितनी होगी 4,000 होगी। हाँ या ना? ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर 4 और 1 की जगह क्या लिख दूंगा, 4,000 और 1,000। इनका रेशियो 4:1 हो रहा है मुझे मालूम है। ठीक है, इस चीज को मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये 5 की वैल्यू आपको दी गई है 5,000, तो आपने एक किलो निकाली 1,000, 4 किलो निकाली 4,000। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5, 6 और 5 का डिफरेंस 1, खत्म।
ये कितना हो गया 5000, ये कितना हो गया 12000, 12000 5000 का डिफरेंस कितना हो गया 7000, यानी एक की वैल्यू 7000 है। अगर एक की वैल्यू 7000 है तो बी की सैलरी कितनी होगी 7000, इसकी कितनी होगी 14000। बस यही तो पूछा था आपसे, यही तो पूछा था आपसे। ठीक है, तो ये है आसान, इजी है। ठीक है, चलो। तो अब यहां पर एक सवाल जो अभी हमने मिक्सचर एलिगेशन का छोड़ा था वो कर लेते हैं। अब यहां पर देखो कि यहां पर बोला है वेसल कंटेन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 14:3। Now 25.5 liter of the mixture is taken out from the vessel and 2.5 liter of pure water and 5 liter of pure milk is added to the mixture. If the resultant mixture contained 20% water, what was the initial quantity of mixture in the vessel before replacement? तो क्या मतलब है इसका सर, क्या करेंगे इस सवाल में? तो देखो यहां पर सबसे पहले ये समझो कि अगर कोई भी मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर है, उसका कुछ ना कुछ रेशियो होगा। अगर आप उस मिक्सचर में से कुछ भी क्वांटिटी निकालते हो, तो अगर आप मिक्सचर निकाल रहे हो तो कभी भी रेशियो चेंज नहीं होता। पहले ये बात समझना, अगर आप मिक्सचर में से मिक्सचर निकालते हो तो रेशियो चेंज नहीं होता। ठीक है, अच्छा, रेशियो वही रहता है। हाँ, क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इसको इनिशिएट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा यहां पर मिल्क और वाटर है, यहां पर रेशियो 14:3 है, इनिशियली 14:3 है। ये है कितना टोटल, ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे बताना है इन टर्म्स ऑफ लीटर्स। ठीक है, अब मैंने बोला अगर ये कोई मिक्सचर है जिसमें 14:3 है मिल्क और वाटर का रेशियो, और इसमें से अगर मैं 25.5 लीटर निकाल लेता हूं मिक्सचर, तो सर आपने बोला कि रेशियो चेंज नहीं होगा। बट यहां पर क्वांटिटी Q1 होगा, यहां पर क्वांटिटी Q2 होगा। Q1 जो होगा वो Q2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। और Q1 और Q2 का डिफरेंस कितना होगा 25.5 होगा। ठीक है, तो क्वांटिटी वाइज इन दोनों में डिफरेंस है, बट मिल्क और वाटर का रेशियो पहले भी 14:3 था, अभी भी वही है। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या किया, आपने पानी मिलाया है 2.5 लीटर, तो 2.5 लीटर आपने पानी मिलाया और 5 लीटर आपने मिल्क मिला दिया। मैंने नीचे क्यों लिखा, क्योंकि यहां जो क्वांटिटी आएगी मिल्क की और यहां जो क्वांटिटी आएगी वाटर की, उसका इसके साथ जो डिफरेंस होगा वो 5 और 2.5 का होगा। बात समझ में आ रही है? यहां जो भी मिल्क होगा उससे 5 लीटर ज्यादा होगा यहां, यहां जो पानी होगा उससे 2.5 लीटर पानी ज्यादा होगा यहां, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो 5 और 2.5 का आएगा। बट यहां पर नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, तो यहां जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये नेगेटिव नेगेटिव है, सेम सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल कर दो। अच्छा, अब यहां पर क्या करना है, ध्यान से समझना, क्या करना है, ध्यान से समझना। ठीक है, अब मैंने बोला कि सर यहां पर वो जो बोल रहा है कि जब आप यहां पर 5 लीटर दूध और 2.5 लीटर पानी मिला दोगे तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें, जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें 20% वाटर होगा। तो अगर 20% वाटर होगा, समझो अगर वाटर 20% होगा तो मिल्क 80% होगा। तो इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 4:1। तो मैंने यहां लिख दिया 4, यहां लिख दिया 1। ठीक है, अब यहां पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इस वाले बॉक्स में देखना, इस वाले बॉक्स में देखना, इस वाले बॉक्स से आप जो भी रिजल्ट लेके आओगे आप यहां पर इस वाली क्वांटिटी को पता लगा लोगे और उसमें ये क्वांटिटी जोड़ दोगे तो ये क्वांटिटी जो कि आपको रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगी। यहां पर देखो ये हो गया 14, ये हो गया 12, 14 और 12 का डिफरेंस कितना हो गया 2, तो यहाँ पर 2 यूनिट की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 4 इंटू 2.5 10, और ये हो गया 5, 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2.5 लीटर। अगर एक यूनिट की वैल्यू 2.5 लीटर है तो ये जो है ये क्या है 14 प्लस 3 17 यूनिट है। तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 17 इंटू 2.5, तो ये 34 और 8.5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 42.5। तो यहां पर जो मिक्सचर है वो 14.5 लीटर है, इसकी बात कर रहा हूं। बट ये कौन सा वाला मिक्सचर है, जब आपने 25.5 लीटर निकाल लिया तो ये इनिशियल मिक्सचर नहीं है। रेशियो सेम दिख रहा है बट ये क्वांटिटी वाइज कम है। तो मैंने अगर ये 42.5 में ये 25.5 ऐड कर दिया तो ये वाला मिक्सचर की क्वांटिटी आ जाएगी जो कि आएगी 68 लीटर। तो इनिशियल मिक्सचर जो था उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 14:3 था, बट उसकी जो टोटल क्वांटिटी थी वो 68 लीटर थी, और यही आपसे पूछा था सवाल में।
ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके कैसे आसानी से इस सवाल को ब्रेक कर दिया, क्रैक कर दिया। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये स्ट्रैटेजी, ये ट्रिक, ये मेथड समझ पाए होंगे कि किस तरह से सवाल को पढ़ के किस तरह से उसमें अंदर घुसना है। ठीक है, उस पर अटैक करना है और अपने स्कोर को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नए जोश के साथ में मिलेंगे। अगर आप इसी तरह की और भी ट्रिक्स और भी आ, अच्छे अच्छे मेथड सीखना चाहते हैं तो हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी गई है। थैंक यू।